जी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज कर दें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन कर लें सब लोग। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, वी वर डिस्कसिंग रिस्क एक्सपोजर। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम रिस्क एक्सपोजर? बाय मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बाय इट कॉस्ट, कि अगर वो रिस्क अकर हो गया तो कितनी कॉस्ट लगेगी और उसके होने के चांसेस कितने हैं। तो जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास रिस्क एक्सपोजर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क एक्चुअली इस केस में है क्या। ठीक है, तो वो क्या रिस्क बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओनली 70% ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट scheduled फॉर रीयूज विल इन फैक्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द एप्लीकेशन। मतलब 100 में से जो आपने एस्टिमेट किया था कि ये जो हमारे पास जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स, बिल्ट इन कंपोनेंट्स मौजूद है हमारे पास, जिसको हम एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो हमें पता क्या चला कि उन 100 में से वी कैन यूटिलाइज ओनली 70% रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी कि बाकी 30 हमें कस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे। 70% जो है वो जो रीयूजेबल कंपोनेंट है हम वो यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे और बाकी 30% जो है वो हमें कस्टम बिल्ड खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। द रिमेनिंग फंक्शनलिटी विल हैव टू बी कस्टम डेवलप, यानी कि हमें खुद से बनानी पड़ेगी। 70% जो है वो हमें रीयूजेबल कंपोनेंट यूज होंगे और बाकी 30 हमें खुद ही बनानी पड़ेंगे। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब वो कह रहे हैं कि इस रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% चांसेस। इस रिस्क के होने के चांसेस मतलब 80% चांसेस हैं कि हम 30% सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन करें और 70% रीयूजेबल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके यूज करें। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिस्क इम्पैक्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 60 रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर प्लान्ड। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 60 रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम इस प्रोजेक्ट में यूज करते हुए अपनी ये नई एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन रिस्क क्या आइडेंटिफाई हुआ कि उनमें से ओनली 70% कैन बी यूज्ड। 80 कंपोनेंट्स वुड हैव टू बी डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो हम 60 का 70% निकाल देंगे। निकालने 60 का 70% कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 42 आएगा आई गेस। करें इसको कैलकुलेट, क्या आ रहा है हमारे पास। 60 का 80% अगर हमें निकालना, 70% निकालना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.70, ठीक है 42। तो 60 में से 42 फीचर्स या कंपोनेंट ऐसे हैं
जो हम एज इट इज एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, और बाकी 18 हमें खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे. So 18 components would have to be developed from scratch in addition to other custom software that has been scheduled for development. अब हमें हिस्टोरिकल डाटा क्या चीज शो कर रहा है, सिंस द एवरेज कंपोनेंट इज 100 लाइन ऑफ कोड. मतलब हर कंपोनेंट को राइट डाउन करने के लिए हमें 100 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड होती है, सो दैट एक कंपोनेंट कंप्लीट होता है. और हमें कितने कंपोनेंट लिखने हैं? 18. 70% यानी कि 60 में से 42 तो रियूजेबल कंपोनेंट्स हैं, बाकी जो 18 रह गए वो हमें कस्टम बिल्ड करना है. और हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो हर कंपोनेंट को लिखने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 100 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड होती है ऑन एवरेज. And local data indicate that the software engineering cost for each LOC is $14. और अगेन हिस्टोरिकल डाटा हमें क्या बता रहा है कि हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की कॉस्ट कितनी है? 14. तो अब हम इस जो है वो रिस्क की कॉस्ट निकाल देते हैं कि अगर ये रिस्क अगर होता है तो इसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी. द ओवरऑल कॉस्ट इम्पैक्ट टू डेवलप द कंपोनेंट शुड बी 18. 18 वो कंपोनेंट जो हमें स्क्रैच से बिल्ड करने. हर कंपोनेंट में 100 ऑन एवरेज लाइन ऑफ कोड हो सकती है, और हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की जो कॉस्ट है दैट इज 14. तो जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो इट इज 25,200. यानी कि अगर ये रिस्क अकर होता है तो इसकी हमें कॉस्ट कितनी आएगी? 25,200. अब हमें इस रिस्क का इम्पैक्ट निकालना है, एक्सपोजर निकालना है. तो रिस्क एक्सपोजर कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ द risk if it occurs and by multiplying its probability. So हम 25,200 को 0.80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क एक्सपोजर क्या आएगा? 20,200. तो ये हमारे पास रिस्क एक्सपोजर है कि अगर ये रिस्क अकर हो गया तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी. ठीक है. और जितनी ज़्यादा हम रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम करते जाएंगे, मतलब इस रिस्क के चांसेस हम कम करते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी रिस्क एक्सपोजर उतना कम होता चला जाएगा. जितना रिस्क के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. अगर मैं इस 80% को 90% कर दूं तो 0.90 मल्टीप्लाई बाय 25,200 विल कॉस्ट समथिंग 0.90 मल्टीप्लाई बाय 25,200. सो समथिंग अराउंड 22,680. और अगर मैं इसको कह दूं कि इस रिस्क के होने के चांसेस 50% है कि 50% इतनी कॉस्ट लगेगी, तो हम क्या करेंगे? हम 0.50 मल्टीप्लाई बाय 25,200, तो इट विल कॉस्ट 12,600. जितनी रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम होगी रिस्क एक्सपोजर कम होता चला जाएगा. जितनी रिस्क की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी रिस्क एक्सपोजर हमारे पास बढ़ता चला जाएगा. जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? जी क्लास, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्यूरी तो नहीं है? ओके. हेलो. अच्छा, एक दफा फिर से रिपीट कर दूं. ठीक है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. रिस्क हमने क्या आइडेंटिफाई किया है? ठीक है. वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम एक एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं और उस एप्लीकेशन के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद है, हमने उसको सिर्फ रीयूज करके कॉन्फ़िगरेशन करनी है. ठीक है. लेकिन जब हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की, प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि उन 100 में से मतलब जो हमारे पास टोटल रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 70% को हम रीयूज कर सकते हैं. बाकी जो 38% प्रोजेक्ट है वो हमें खुद से डिजाइन करना है. ठीक है. ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन है कि हमने जो एस्टिमेट किया था कि हम प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट इन कंपोनेंट मौजूद है, हम उन कंपोनेंट को यूज करते हुए ये नई एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन रिस्क हमें क्या कह रहा है कि हम उन
बिल्ट इन कंपोनेंट में से सिर्फ 70% यूज कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग हमें खुद से डिजाइन करने पड़ेंगे, मींस कोड खुद से करना पड़ेगा, उनको हम रीयूज नहीं कर सकते। तो दैट इज द रिस्क एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिस्क अकेंस इज 80%। 80% चांस है कि ये रिस्क अकर होगा, और वो रिस्क क्या है कि हमारे पास जो रियूजेबल कंपोनेंट है उनमें से सिर्फ 70% हम यूज कर सकते हैं, बाकी 30% हमें खुद बनाना है। अब रिस्क इम्पैक्ट निकालना है। अब रिस्क इम्पैक्ट के लिए हमें कुछ फैक्ट चाहिए होंगे, कुछ नंबर्स चाहिए होंगे। अब वो नंबर्स क्या बता रहे हैं कि हमारे पास 60 रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमने प्लान किए थे कि ये 60 रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। लेकिन रिस्क हमें क्या कह रहा है कि हम उन 60 में से, मतलब जितने भी नंबर हैं, हम उनमें से सिर्फ 70% यूज कर सकते हैं। तो हमने 60 का 70% निकाल दिया। 60 का 70% कैसे निकालेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 0.70, या आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 70 मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू है उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 60 का 70% कितना होगा? 42। तो उन 60 रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में से हम 42 एज इट इज रीयूज कर सकते हैं, और बाकी के 18 जो है वो हमें कस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे, यानी कि जिसका कोड हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अब हिस्टोरिकल डेटा हमें क्या बता रहा है कि हर कंपोनेंट में ऑन एवरेज 100 लाइन ऑफ कोड होती है, और हमें कितने कंपोनेंट्स लिखने हैं? 18। तो कैसे कैसे करेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें हर कंपोनेंट के ओवरऑल लाइन ऑफ कोड आ जाएगी। मैं कह रही हूँ कि अगर एक कंपोनेंट को राइट डाउन करने में 100 लाइन ऑफ कोड लगे हैं, तो 18 कंपोनेंट को राइट डाउन करने के कितने लगेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ऑन एवरेज हर कंपोनेंट में इतने लाइन ऑफ कोड होते हैं। ये हमें हिस्टोरिकल डाटा बता रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पास डाटा। और लोकल डेटा हमें क्या बता रहा है कि हर लाइन ऑफ कोड को लिखने की कॉस्ट इज $14। सो हमने ओवरऑल कॉस्ट निकाल दी कि अगर ये रिस्क अकर होता है तो कॉस्ट क्या आएगी? 18 कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय हर कंपोनेंट पे 100 लाइन ऑफ कोड ऑन एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 14, विच इज द कॉस्ट ऑफ राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड। जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 25,200। रिस्क एक्सपोजर का फॉर्मूला ऊपर वाली स्लाइड में गिवन है कि हम रिस्क एक्सपोजर कैसे निकालते हैं। रिस्क एक्सपोजर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 18% थी, कॉस्ट हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 25,200। तो हम 25,200 को 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 20,200, दैट इज रिस्क एक्सपोजर की। अगर ये रिस्क एज इट इज अगर हो गया तो हमें कितनी कॉस्ट आएगी? 20,200। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम होगी ये कॉस्ट भी कम होगी, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ये कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि ये 80% है। 25,200 कॉस्ट आए, इसके होने के चांसेस 80% है। अगर मैं कहूँ कि 100% यही होगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 25,200 एग्जैक्टली यही अमाउंट आएगा। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी रिस्क एक्सपोजर कम होता चला जाएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी रिस्क एक्सपोजर इंक्रीज होता चला जाएगा। जी क्लियर हो गया मुबशिर? ओके। रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। रिस्क मिटिगेशन क्या है? हाउ कैन वी अवॉइड द रिस्क? हम रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मतलब कोशिश ये करें कि वो रिस्क अकर ही ना हो। मॉनिटरिंग, what factors can we track that will enable us to determine if the risk is becoming more or less likely? हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, अब हम मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, मिटिगेट भी कर रहे हैं कि रिस्क को अवॉइड करें, और साथ साथ हम ये भी चेक करें कि कहीं उस रिस्क के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ तो नहीं रही। साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं रिस्क को। एंड मैनेजमेंट, व्हाट कंटिजेंसी प्लान्स डू वी हैव इफ द रिस्क बिकम अ रियलिटी? हमने क्या कोई अल्टरनेट प्लान डिसाइड किया है कि अगर रिस्क अगर हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? सो दैट इज मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इसको हम कहते हैं RMM प्लान। रिस्क, मिटिगेशन, monitoring and management. Mitigation, avoidance of risk, monitoring, ट्रैकिंग ऑफ रिस्क, एंड मैनेजमेंट कि अगर रिस्क अगर हो जाए तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। रिस्क ड्यू टू प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट साइज से रिलेटेड क्या क्या रिस्क आ सकते हैं? एस्टिमेटेड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, LOC है या FP में है।
एस्टिमेटेड साइज ऑफ प्रोडक्ट इन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फाइल ट्रांजेक्शन्स कितनी होंगी, परसेंटेज डेविएशन इन साइज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एवरेज फॉर प्रीवियस प्रोडक्ट, जो प्रीवियस प्रोडक्ट था उसमें कितनी साइज था और अब जो आ रहा है उसमें कितनी डेविएशन आ रही है, size of database created or used by the product, number of users of the product, number of projected changes to the requirements for the product before delivery, after delivery, amount of reuse software. Business impact से related क्या risk आ सकता है, attributes that affect risk, effect of this product on company revenue, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसका उस कंपनी के रेवेन्यू में किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, विजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय सीनियर मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह सब चीजें, रीजनेबलनेस ऑफ डिलीवरी डेडलाइन, जो डिलीवरी डेडलाइंस दी गई हैं वो कितनी प्रॉपर है, एक्यूरेट है, नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विल यूज दिस प्रोडक्ट, इस एप्लीकेशन को कौन कौन से कितने यूजर्स हैं कस्टमर्स हैं जो यूज करेंगे, क्योंकि अगेन हमें उसी के अकॉर्डिंगली साइज, अगर 100 लोग हैं तो हमें उसी के हिसाब से रूम देना पड़ेगा, अगर हमारे पास 500 है तो उसी हिसाब से हमें अपने एप्लीकेशन को साइज, डेटाबेस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इंटरऑपरेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स, जब वो एप्लीकेशन किसी और प्लेटफॉर्म में किसी और एनवायरनमेंट में चलेगी तो कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, उससे रिलेटेड कोई रिस्क तो नहीं है, सोफिस्टिकेशन ऑफ एंड यूजर, जो यूजर्स उसको यूज करेंगे वो कितने सोफिस्टिकेटेड यूजर हैं, मीन्स क्या है, दे नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर, और बिल्कुल जो है उनको नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसके लिए आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं सो दैट दे कैन यूज द एप्लीकेशन, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा सोफिस्टिकेटेड यूजर जितने कम होंगे, जितने नॉन टेक्निकल एंड यूजर्स होंगे उतने ज़्यादा रिस्क भी आ सकते हैं कि वो कैसे यूज़ करेंगे, उन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया, उनको क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से हमने उनको ईजीनेस प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट्स, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉज, क्या कोई ऐसे लॉज हैं जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने पे इन्फोर्स हो रहे हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेट डिलीवरी, अगर जो हमने टाइम फ्रेम दिया है उस टाइम के अंदर हम डिलीवर नहीं कर सके तो क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें, क्या हम लेट डिलीवर कर रहे हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर डिलीवरी होने के बाद प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है तो क्या हम कस्टमर को कोई कॉस्ट दे रहे हैं, कि मतलब ये एज अ जो प्रॉब्लम की रीजन की बेसिस पे हम आपको ये प्रॉब्लम है, या तो हम कोई टाइम ड्यूरेशन लेने या एग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज है कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया प्रोडक्ट में तो फिर हम आपको रिप्लेस करके देंगे, करेक्ट करके देंगे, मेंटेन करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेंगे। रिस्क ड्यू टू द कस्टमर, क्वेश्चंस दैट मस्ट बी आंसर्ड, हैव यू वर्क विद द कस्टमर इन द पास्ट, आपने सेम कस्टमर के साथ प्रीवियसली काम किया है, अगर किया है तो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से वो आपको, जिस तरह जैसे हम ये कर रहे होते हैं कि जब किसी टीचर से एक दफ़ा पढ़ लिया होता है तो हमें एक आइडिया होता है, ठीक है, एक जो है वो हमें रोड मैप पता चल जाता है कि वो टीचर किस तरीके से कोर्स लेके चल रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्विज़ेस किस तरीके से दे रहा है, मार्क्स किस तरीके से दे रहा है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसी तरह हम कस्टमर के साथ भी इस तरीके का पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमने पास्ट में इस कस्टमर के साथ काम किया है, अगर किया है तो किस तरीके से किया है, एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, दिस एंड ऑल दैट। डज द कस्टमर हैव अ सॉलिड आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हैज द कस्टमर एग्री टू स्पेंड टाइम विद यू, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है प्रॉपर्ली, रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली आपको दे रहा है नहीं दे रहा, इज द कस्टमर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन रिव्यूज, रिव्यूज की एक्टिविटी में कस्टमर पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या नहीं कर रहा, इज द कस्टमर टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड, इज द कस्टमर विलिंग टू लेट योर पीपल डू देयर जॉब, ठीक है, बार बार जो है वो लोगों को जो है वो तंग तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा, जो टेक्निकल लोग जो डेवलपर टेस्टर कोडर है उनके काम में इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा, डज द कस्टमर अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस की भी उसको नो हाउ है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो हो रहे होते हैं। रिस्क ड्यू टू प्रोसेस मैच्योरिटी, प्रोसेस से रिलेटेड क्या रिस्क आ सकते हैं, हैव यू एस्टैब्लिश्ड अ कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क, क्या कोई ऐसा कॉमन प्रोसेस आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है कि हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, इज इट फॉलोड बाय प्रोजेक्ट टीम्स, उसको क्या प्रोजेक्ट टीम फॉलो कर भी रही है या सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेड है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, डू यू हैव मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसई के कोर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, डू यू हैव द प्रोएक्टिव अप्रोच टू एसक्यूए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पहले से ही आप प्रोएक्टिव अप्रोच चल रहे हैं, लाइक रिव्यूज और वॉक थ्रूज एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं सो दैट आपकी क्वालिटी एश्योर हो सके,
डू यू कंडक्ट फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, क्या आप रिव्यूज की एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं फॉर्मली? आर केस टूल यूज फॉर एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग, डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट केस टूल्स आप यूज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं यूज कर रहे हैं? आर द टूल इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, जो टूल्स आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो टूल्स आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं या नहीं है? हैव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बीन एस्टैब्लिश्ड, लेट सपोज हमने एसआरएस बनाना है तो उसका टेम्पलेट क्या होगा, हमने जो है वो प्रोजेक्ट प्लान बनाना है तो उसका टेम्पलेट क्या होगा, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट पहले से एस्टैब्लिश हो चुका है उस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो चुका? ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है? इज द टेक्नोलॉजी न्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन? आर न्यू algorithms इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड? इज न्यू और अनप्रूवन हार्डवेयर इन्वॉल्व? कोई ऐसा हार्डवेयर तो नहीं है जो बिल्कुल न्यू है, जो पहले हमने कभी यूज नहीं किया है, जो अभी तक हमने उस पर टेस्टिंग नहीं की? डज द एप्लीकेशन इंटरफेस विद न्यू सॉफ्टवेयर? इज द स्पेशलाइज्ड यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड? लेट सपोज अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी यूज कर सकता है, तो उसके लिए आपने कोई स्पेशलाइज्ड यूजर इंटरफेस डिजाइन किया है, लेट सपोज टेक्स्ट टू स्पीच और इस तरीके का कोई मैकेनिज्म यूज किया है? इज द एप्लीकेशन रेडिकली डिफरेंट, बाकी और एप्लीकेशन से डिफरेंट तो नहीं है, कोई नई लेटेस्ट एप्लीकेशन तो नहीं है जिस पे पहले किसी ने काम नहीं किया? आर यू यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स, ऐसी के कोई नए मेथड तो आप यूज नहीं कर रहे? आर यू यूजिंग अनकन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड सच एज फॉर्मल मेथड्स, एआई बेस्ड अप्रोचेस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, आप उससे निकल के एआई बेस्ड अप्रोचेस या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम तो नहीं कर रहे? Are there significant performance constraints? Is there doubt to the functionality requested is doable? जो आपके यूजर ने आपको फंक्शनैलिटी कहा है कि आप उसको रिक्वायर्ड है, क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं है? पीपल से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है? आर द बेस्ट पीपल अवेलेबल, मतलब जो आपकी रिसोर्सेज हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हैं? डज स्टाफ हैव द राइट स्किल्स, आपके स्टाफ की जो स्किल्स हैं वो राइट हैं? आर इनफ पीपल अवेलेबल, मतलब जितने लोग रिक्वायर्ड है उतने ही है, जो साइज ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है? आर स्टाफ कमिटेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन, मीन्स जो आपने ऐसा तो नहीं कि मीन रिसोर्स जो है वो मीन टाइम पे छोड़ के चली जाए या 3 मंथ बाद छोड़ के जाना है या वेकेशन पे जाना है, ठीक है, तो पूरे उस एंटायर प्रोसेस में वो रिसोर्स अवेलेबल होगी या नहीं होगी? विल सम पीपल वर्क पार्ट टाइम, ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्ट टाइम कुछ लोगों को हायर किया है? डू स्टाफ हैव द राइट एक्सपेक्टेशंस? हैव स्टाफ रिसीव नेसेसरी ट्रेनिंग क्या आप स्टाफ को प्रोवाइड कर रहे हैं? विल टर्नओवर अमंग स्टाफ बी लो? टर्नओवर मींस छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए लोग आ रहे हैं, फिर बहुत जल्दी जल्दी वो है हायरिंग और फायरिंग हो रही है, सो इट शुड बी लो। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा होगा तो अगेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। रिकॉर्डिंग रिस्क इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिस्क इंफॉर्मेशन का एक आरएमएम प्लान बताया है, ठीक है। रिस्क क्या है? हमारे पास प्रोजेक्ट है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फॉर XYZ सिस्टम, हम एक XYZ सिस्टम के लिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क टाइप क्या है? स्केड्यूल रिस्क, स्केड्यूल से रिलेटेड रिस्क है, और प्रायोरिटी इसकी क्या है? 4, यानी कि हम इसको कह रहे हैं कि हाई रिस्क है। 1 लो पे होता है और 5 क्रिटिकल होता है, हमने 4 इसको रेट किया, इट मींस कि ये हाई पर है। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इज दैट project completion will depend on test which require hardware component under development, यानी कि ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है वो टेस्टिंग पर डिपेंड कर रही है, जिस और वो टेस्टिंग के लिए हमें हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड है जो अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, हार्डवेयर के कंपोनेंट चाहिए जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि अभी डेवलप नहीं हुआ है। हार्डवेयर कंपोनेंट डिलीवरी में भी लेट, अब क्योंकि एक हार्डवेयर डिलीवरी लेट हो रही है, इसकी वजह से ये वाला प्रोजेक्ट जो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ये भी डिले हो जाएगा, और इस रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं? 60% चांसेस हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट डिलीवरी में भी डिले, जिसकी वजह से इस करंट प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी डिले हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये रिस्क अगर हो जाता है? तो प्रोजेक्ट completion will be delayed for each day that hardware is unavailable for use in software testing। इम्पैक्ट क्या होगा? जितने दिन आपका हार्डवेयर कंपोनेंट लेट होगा उतने ही लेट आपका ये प्रोजेक्ट होगा,
Project completion will be delay for each day that hardware is unavailable for use in software testing. मॉनिटरिंग अप्रोच क्या है, हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? स्केड्यूल माइलस्टोन्स रिव्यूज विद हार्डवेयर ग्रुप से आप क्या करें, माइलस्टोन रिव्यूज कंडक्ट करेंगे, साथ साथ आप उनसे कम्युनिकेट करते रहे हार्डवेयर वालों से कि कितना लेट होगा, स्केड्यूल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। कंटिजेंसी प्लान क्या होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी टू accommodate डेली यूजिंग सॉफ्टवेयर सिमुलेशन. So what is the contingency plan? Contingency plan is modification of testing strategy. ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को आप चेंज करें सो दैट आपका जो डिले है सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में वो डिले अगर ना हो सके. एस्टिमेटेड रिसोर्सेज 6 एडिशनल पर्सन मंथ्स बिगिनिंग 7/1/96. ठीक है, इस डेट पर 6 एडिशनल रिसोर्सेज हमने ऐड ऑन कर दी सो दैट हमारी डिलीवरी जो डिले हो रही है वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए सो दैट ये प्रोजेक्ट जो कि उस हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है वो भी कंप्लीट हो जाए. सो दैट इज द रिकॉर्डिंग रिस्क इंफॉर्मेशन. हम रिस्क को इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, ये स्लाइड यहाँ पे एंड हो गई हमारे पास लेक्चर. ठीक है, ये कोई RMM प्लान है. एक आधा रिस्क है और उसके RMM प्लान है. रिस्क क्या है? टेक्नोलॉजी डज नॉट मीट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, ये हमारे पास एक रिस्क है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारी स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रही. यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमने चूज की है उस पर जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो उस पर काम नहीं हो पा रहा. तो इसको मिटिगेट कैसे करेंगे हम? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, इस रिस्क को अकर होने से रोकने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विल बी हैंड विद द कस्टमर ऑन अ रूटीन बेसिस. दिस ensures that the product we are producing and the specification of the customers are equivalent. ठीक है, सो दैट हम ये बता सकें कि जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं और जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने दिए हैं वो दोनों सेम हो. मतलब ऐसा ना हो कि कस्टमर कुछ और कह रहा हो और हम कुछ और डिजाइन कर रहे हो. तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे और साथ साथ देखते रहेंगे कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो दोनों एक ही पेज में है या नहीं है. मॉनिटरिंग कैसे होगी? द मीटिंग विद द कस्टमर शुड इंश्योर दैट द कस्टमर एंड अवर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर दोनों प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं. मैनेजमेंट. Should the development team come to the realization that their idea of the product specifications differ from those of the customers? मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे कि डेवलपमेंट टीम इस बात को कंसीडर कर रही है कि जो हमारे आइडियाज हैं और जो कस्टमर के आइडियाज हैं वो डिफरेंट हैं. द कस्टमर शुड बी इमीडिएटली नोटिफाइड एंड whatever steps necessary to rectify this problem should be done. Preferably, a meeting should be held between the development team and the customer to discuss at length this issue. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? लेट्स सपोज एक पॉइंट पे जाके डेवलपमेंट टीम को ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो हमारा जो माइंडसेट है और कस्टमर का माइंडसेट इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है. तो इस चीज को और जो है वो लेट करने के बजाय आप फौरन कस्टमर से एक मीटिंग कंडक्ट कर लें कि हम ऐसा लग रहा है कि हम दोनों दो डिफरेंट डायमेंशन पे जा रहे हैं. तो कम्युनिकेट करें ताकि दोनों सेम एक पेज पे आ सकें. दैट शुड बी द मैनेजमेंट. नेक्स्ट हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड क्या है? एंड यूजर रेजिस्ट सिस्टम. जो हमारे एंड यूजर्स हैं वो सिस्टम को रेजिस्ट कर रहे हैं. तो इसको हम मिटिगेट क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप विद द एंड यूजर इन माइंड. आप सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिजाइन करें? अपने एंड यूजर को माइंड में रखते हुए कि वो कितने टेक्निकल हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो उनको माइंड में रख के आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें सो दैट ऐसा ना हो कि एट द एंड जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं यूजर क्या मैं तो इसको यूज ही नहीं कर पा रहा. सो आप एप्लीकेशन बनाते हुए यूजर को माइंड में रखते हुए एप्लीकेशन डिजाइन करें. दैट इज अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, ताकि ये रिस्क अगर ना आ सके कि कस्टमर रेजिस्ट कर रहा है आपके सिस्टम को. The user interface will be designed in a way to make use of the program convenient and pleasurable.
मॉनिटरिंग क्या होगी? द सॉफ्टवेयर विल बी डेवलप्ड विद द एंड यूजर इन माइंड. द डेवलपमेंट टीम will ask the opinion of various outside sources throughout the development phases. Specifically, the user interface developer will be sure to get a thorough opinion from others. आप इस तरीके की एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए जो इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका डेवलपर जो है वो बाकी रिसोर्सेज या बाकी एप्लीकेशंस को भी चेक करे कि और लोग जो इस तरीके की एप्लीकेशन बना रहे हैं वो किस तरीके का यूज़र इंटरफेस दे रहे हैं. सो आप भी उसको देखते हुए, और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है इसमें एक पॉइंट कि आप प्रोटोटाइपिंग करवा दें. आप यूज़र को बना के एक फ्रंट एंड दिखा के यूज़र को दे दें, यूज़र देख के आपको बता दे कि हाँ इसका इंटरफेस जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, यूजेबल है या नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो कैन बी आर मॉनिटरिंग एज वेल. मैनेजमेंट क्या होगी? शुड द प्रोग्राम बी रजिस्टर्ड बाय द एंड यूजर? द प्रोग्राम विल बी थॉरफुली एग्जामिन टू फाइंड द रीजन दैट दिस इज सो. अगर ऐसा है कि आपका एंड यूजर आपकी एप्लीकेशन को यूज करने से रेजिस्ट कर रहा है या वो कन्वीनियंट नहीं है उसको यूज करते हुए, तो आप क्या करें? स्पेसिफिकली द यूजर इंटरफेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इफ नेसेसरी रिवैम्प्ड इनटू अ सॉल्यूशन. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूज़र रेजिस्ट कर रहा है, एप्लीकेशन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? आप उस यूज़र इंटरफेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और कंपेयर करेंगे विद अदर सेम एप्लीकेशन इंटरफेस कि आपके इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है, और जो उसका इशू है उसको रिजॉल्व करके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. तो ये हमारे पास एंड यूज़र रेजिस्ट सिस्टम का भी RMMM प्लान हो गया. जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास. ये देखें, ये है हमारे पास रिस्क टेबल जो एक हमने रिपोर्ट में ऐड किया है. ये है हमारे पास RMM, जिसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, रिस्क का एरिया आइडेंटिफाई करा है, रिस्क का फैक्टर बताया है, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, उसकी प्रायोरिटी, और उसके ओनर की, इसका ओनर कौन होगा. लेट सपोज हमने कहा कस्टमर रिक्वायरमेंट एरिया से रिलेटेड रिस्क है. फैक्टर क्या है? टूल कुड नॉट कम्युनिकेट विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एपीआई. ये एक रिस्क हो सकता है, हमने आइडेंटिफाई किया कि जो टूल है वो हमारी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एपीआई से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. इंटरऑपरेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाई. इम्पैक्ट रेटिंग भी हाई है, और हमने इसको प्रायोरिटी क्या दी है? 1. मतलब हमने इसको 1 प्रायोरिटी पे रखा है, और इसका ओनर कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर. तो इस तरीके से हम रिस्क टेबल अपने जो है वो एसआरएस में ऐड ऑन कर रहे होते हैं. देखिए, ये रहा हमारे पास, इसका आरएमएम प्लान भी गिवन है. Tool could not communicate through already existing API. Since the main requirement of customer was the system must communicate through their already existing API, main request customer की यही थी. If we unable to communicate, the customer will reject the entire project. अगर हम ये काम नहीं कर सकेंगे तो हमारा customer ये entire project को क्या करेगा? Cancel out कर देगा. In order to analyze the impact value of the risk, we should first make the budget. Budgeting किस तरीके से की है? Let X be the total budget of the project. Impact of non-communication is equal to x multiplied by probability of फेलियर की. इस रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं उसको हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. इम्पैक्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेशन विल बी कितना होगा? लेट सपोज एक्स हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट, और इस रिस्क के होने के चांसेस कितने हैं? 0.75 तो हमने 0.75, 3,37,000. So EMB is equal to expected monitoring value is equal to 3,33,000 plus 4 लाख 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25%, यानी कि जो इस रिस्क के होने के चांसेस नहीं थे. सो दैट इज 2,25,000. सिंस द EMF वैल्यू ऑफ दिस रिस्क इज वेरी हाई, सो दिस रिस्क इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, हमारे पास जो ये वाला रिस्क है इसकी प्रायोरिटी क्या है? बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया कि ये इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड हो रहा होता है. हम पूरी कैलकुलेशन और बजटिंग कर रहे होते हैं एसोसिएटेड विद द रिस्क. अच्छा, अब सवाल ये है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है. पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मैं आपको कोई भी 2-3 रिस्क दे दूं,
ठीक है, और मैं कहूँ कि इस रिस्क का RMM प्लान जो है आप लिस्ट डाउन करें कि इस रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, मॉनिटर कैसे किया जा सकता है और मैनेज कैसे किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये भी है कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट का नाम दूं, टाइटल, और उसमें मैं आपसे कहूं कि आप इसमें रिस्क टेबल जनरेट करें जिसमें प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और रिस्क फैक्टर बताएं कि ये रिस्क किस एरिया का है। जैसे ये वाला ऊपर बना हुआ था कि जो रिस्क है हमारे पास वो किस एरिया का है और उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट क्या है हमारे पास। तो एक ये भी हमारे पास जो है वो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो करना आप क्या है कि इसी तरीके से एक टेबल आप बना लें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसमें एटलीस्ट 4-5 रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसका RMM प्लान भी अपने SRS में ऐड ऑन करते हैं ताकि हमारी रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे SRS में इंक्लूड हो जाए। लाइक दिस, जैसे ये टेबल बना हुआ है इसी तरह आप अपने SRS में कोई 4-5 रिस्क रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट लिस्ट डाउन करें, उसके एरिया आइडेंटिफाई करें कि वो रिस्क किस एरिया का है, उसका फैक्टर बताएं कि रिस्क इटसेल्फ है क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और उसका RMM प्लान दे दें, RMM प्लान। ये प्रायोरिटी और ऑन रहने दें। बस आप क्या करें, रिस्क का एरिया आइडेंटिफाई करें, रिस्क आइडेंटिफाई करें, उसकी प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और उसका RMM प्लान, RMM प्लान। एटलीस्ट कोई 4-5 रिस्क हो और उसको अपने प्रोजेक्ट के SRS में ऐड ऑन कर दें। जी क्लास क्लियर हो गया, क्या करना है? अच्छा, मैं जब तक जरा अटेंडेंस ले लूं। सैयद मोहम्मद अली नकवी, फवाद महमूद सिद्दीकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब ठीक है, अब आ रही है? यस मैम। फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसन अहमद। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। और बोल रही हूँ, अब आ रही है? मैम बहुत स्लो है, मतलब बहुत जैसे दूर से आ रही हो, बहुत उस तरह आ रही है आवाज। अब ठीक थोड़ा है। माइक करीब कर लें। जी अब कुछ बेहतर है। मोहम्मद हसन अहमद, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, मोहम्मद फहद, सबीन जफर, तलहा खान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, SM गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, अब्दुल राफे, उजैर अली। अब्दुल राफे, अच्छा राफे एब्सेंट है और उजैर प्रेजेंट है। ठीक है जी, 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं आई गेस। आफ्टर 15 मिनट फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, या मैं कोई दे दूँ?